हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन की थी पावर फंक्शन की, उसके बाद फिर हमने की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन की कॉस की, उसके बाद टैन की, सेक की, कोसेक की, और उसके मैंने आपको कंक्लूजन सारे आंसर लिख के दे दिए थे। उसके बाद फिर हमने बेसिक जो उसके फार्मूले थे साथ में रिलेटेड टू न्यूमेरिकल जितने भी थे वो हमने किए थे। तो फिर आज जो नेक्स्ट होगा वो हमारा होगा फंक्शन नंबर थर्ड, जो मैंने आपको बोला था कि लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। अगर आपके पास कभी भी लॉग के क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसके आपने आंसर किस तरह से लिखने हैं। तो फर्स्टली देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। ओके, तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसकी? लॉग एक्स की। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू लॉग बेस एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो e है, e आपका बेस है। ओके, बेस आपका 10 भी हो सकता है, कुछ भी बेस हो सकता है लॉग का। ओके, लेकिन हमने क्वेश्चन में यहाँ पे लॉग बेस e रखा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे क्या है? लॉग बेस e x है। ओके, तो आप बेस लिखो, जहां यहाँ पे e बेस लिख सकते हो, नहीं लिख सकते आपका क्वेश्चन जो है वो चलेगा। ओके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपका। तो लेकिन फिर भी कंपलसरी है कि आप अगर लॉग बेस की लिखोगे तो दैट इज बेस्ट। ओके, तो ये बन गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था आपके पास? एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट टू बोथ साइड। एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट टू बोथ साइड। तो हमने बोला था स्मॉल इंक्रीमेंट क्या है आपका? डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स को आपने एक्स में ऐड करना है और डेल्टा वाई को आपने वाई में ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड टर्म आएगी वो क्या बन जाएगी? वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है आपने फर्स्ट को किस में से? सेकंड में से। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड we get तो यहां से आपका y जो है वो y के साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखो स्टूडेंट, यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां पे मेरे पास अब लॉग की दो टर्में आ गई हैं, माइनस। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने शुरू में बेसिक जो लॉग के फॉर्मूले हैं वो तो आपने पढ़े होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर कभी भी हमारे पास लॉग m माइनस लॉग n आता है तो वो किसके इक्वल में होता है आपके पास? तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आप क्या करोगे? लॉग m अपॉन n कर दोगे। यहां तक क्लियर है? अब यही प्रॉपर्टी जो है वो हमने यहाँ पे लगानी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉग m माइनस लॉग n। तो हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास टर्म आ जाएगी वो आएगी लॉग बेस e m अपॉन n। तो मेरे पास m क्या है? डेल्टा x अपॉन n क्या है मेरे पास? सिंगल x। तो अब यहाँ पे आप स्टूडेंट देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो x है वो डिवाइड होगा x के साथ भी और डेल्टा x के साथ भी। तो हम पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे x के साथ ये x कट जाएगा। तो अब आपके पास जो टर्म आ रही है वो आएगी यहाँ पे डेल्टा वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ई 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स।
तो यहां तक तो स्टूडेंट क्लियर होगा आपका क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद हमने डिवाइड करना है डेल्टा एक्स को टू बोथ साइड। तो लिखो यहां पे डिवाइडिंग टू बोथ साइड वी गेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। देखो अब मैंने बच्चों यहाँ पे जस्ट ओनली डेल्टा एक्स को डिवाइड किया है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ओके, तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है हमने क्वेश्चन के बीच में। ओके, कि लेट अस सपोज, देखो हमारे पास यहाँ पे जो लॉग के अंदर जो टर्म बन रही है ना, वो बन रही है यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ रही है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंज लाऊंगा क्वेश्चन में। अगर सपोज करते हैं स्टूडेंट कि यहां पे आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स है, 1 अपॉन डेल्टा एक्स लॉग बेस ई 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो यहां तक स्टूडेंट देखो मैंने इस डेल्टा एक्स को बाहर निकाला बस। ओके, अच्छा अब देखना कि टर्म आपके पास यही रहेगी। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं एक्स को और यहां पे डिवाइड कर दूं मैं 1/x को, तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर है, पीछे वाली टर्म जो है वो वही रहेगी। आपका जो टर्म है उसके बीच में कोई चेंज नहीं आएगी। मैंने जस्ट ओनली x को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। अगर आप यहाँ पे x और x को काट दोगे फिर भी आपके पास टर्म वही रहेगी। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाली टर्म जो है ना, इस टर्म को हमने उठाना है और लॉग के पावर में लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो लाभ की टर्म होती है ना, ये तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि अगर आपके पास यहाँ पे log x रेज टू पावर n है, तो ये n जो है ना वो पावर आगे आती थी, n log x ये पावर आती थी, ये तो आपको पता है। इट मीन्स दैट कि हम पावर जो है ना, हम पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब हम इस पावर को अगर यहाँ पे आगे आ सकती है पावर, तो यहां से पावर उठा के आप एक्स रेज टू पावर के ऊपर भी रख सकते हो इस चीज को। तो यहां से अब मैंने ये वाली जो थ्योरम है ना, मैंने ये वाला लॉ जो है मैंने यहां पे लगाना है। तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/x लॉग बेस 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब ये वाली टर्म जो है ना यहां से शिफ्ट होके आपकी पावर में आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहां तक क्लियर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाले जो लॉग के फॉर्मूले हैं वो तो आपने 9th में भी किए। ओके, अच्छा अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेकिंग लिमिट्स टू बोथ साइड। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड, अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड। हमने क्या करनी है, लिमिट को यूज करना है। तो अब बच्चों यहां पे देखो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहां पे जब मैं लिमिट लूंगा ना, तो लिमिट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 1/x को बाहर निकाल लेता हूं। अगर आप 1/x को नहीं रखना चाहते हो तो आप पहले सिंपली आप लगा सकते हो इस टर्म को, सिर्फ आपका एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा और कुछ नहीं है। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 1/x को हमने यहाँ पे बाहर शिफ्ट कर लेना है। तो देखो हमारे पास अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इस 1/x को बाहर रखो, आगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0
लॉग बेस ई 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स रेज टू पावर एक्स अपान डेल्टा एक्स। अच्छा अब बच्चों, अब आपने एक फॉर्मूला है, मैं लिखूंगा, उस फॉर्मूले को हमने यहां पे यूज करना है। देखो कभी भी अगर हमारे पास लिमिट आती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और साथ में यहां पे 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स, और ऊपर पावर जो है ना वो इंटरचेंज हो रही है, मतलब जो आपके पास टर्म अंदर है उसकी पावर जो है ना वो इंटरचेंज होके आ रही है। तो जब आप इसको लिमिट को अप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर है ना वो क्या आएगा, ई आएगा। ई मींस एक्सपोनेंशियल पावर, ओके, क्योंकि ये लाख के क्वेश्चन है तो लाख के क्वेश्चन में ये ई आएगा, ओके। ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो कि 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो उसका आंसर क्या आएगा, आपका ई आएगा, जब आप लिमिट को अप्लाई कर दोगे, ओके। तो अब जैसे ही आप यहां पे लिमिट को अप्लाई करोगे, अप्लाई लिमिट टू बोथ साइड, तो ये वाली टर्म स्टूडेंट आपकी क्या बन जाएगी, डी बाय डी एक्स बन जाएगी, डी बाय डी एक्स 1 अपान एक्स। अब जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की है तो मैंने आपको बोला है कि आपके पास ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म जो होगी वो उसका आंसर क्या आएगा, आपका ई आएगा। तो यहां पे अब आपके पास लॉग ई बेस ई आ गया, मतलब जो लॉग में एक रूल है कि जो इसका बेस है तो वही उसके साथ आंसर में लॉग में आए, तो उसका जो आपका टोटल आंसर बन जाएगा ना, लॉग बेस ई अपॉन ई, उसका आंसर क्या आता है, 1 होता है, ओके। तो जब आप ये वाली टर्म यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास डी बाय डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू 1। तो यहां से अब आपको क्लियर हो गया कि डी बाय डी एक्स जो है वो आपका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, ओके। तो यहां से हमें आंसर मिल गया है कि अगर कभी भी आपका फंक्शन जो है वो log x होगा। अब देखो आंसर, इस चीज को ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास टर्म में log है, ओके, अगर मेरे पास टर्म में बेस नहीं देखना, आपने देखना है कि log के साथ जो टर्म लगी हुई है तो उसका आपका रेसिप्रोकल होना चाहिए, बस आपका रेसिप्रोकल जो होगा वही आपका आंसर निकल जाएगा log का, ओके। यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा भाई, अब अगर मैं कभी न्यूमेरिकल में देखूं कि मान लो कि मेरे पास ऐसे कोई फंक्शन है जी, लॉग का कोई क्वेश्चन है, मैं इस पे न्यूमेरिकल करता हूं, न्यूमेरिकल से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखो अगर हमारे पास कभी भी यहां पे y इज इक्वल टू लॉग, यहां पे 2x है, 2x प्लस 4 है, ओके। अगर हमारे पास यहां पे लॉग का 2x प्लस 4 होगा तो उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी ना, उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो वो क्या होगी स्टूडेंट, मैं अभी फर्स्टली ना, अभी मैं नंबर नहीं साथ रखता, अभी मैं सिर्फ सिंपल एक टर्म रखता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं यहां पे x प्लस 4 कर देता हूं, तो इसका जो आंसर आएगा ना डिफरेंशिएशन जब आप करोगे डी बाय डी एक्स, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो भी लॉग के साथ टर्म है उसको आप 1 अपॉन कर दो, तो आपका ये आंसर आ गया, ओके। अच्छा यहां तक ये चीज क्लियर है। अगर मान लो, अगर नेक्स्ट कभी y इज इक्वल टू लॉग, आपके पास x माइनस 7 आ जाए, लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास टर्म ये है, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, तो यहां पे आपने सिंपल कर देना है कि y डी बाय डी एक्स जो है वो आपका क्या आएगा, इस टर्म को आप 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन एक्स माइनस 7, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। अच्छा अब बच्चों, अब हमें देखना है कि अगर लॉग की जो एक्स वाली टर्म है, अगर उसके साथ कोई वेरिएबल आता है तो उसका आंसर क्या आएगा। लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे ना एक इसकी सेकंड टाइप लिखता हूँ। सेकंड टाइप में अगर कभी मेरे पास y इज इक्वल टू लॉग mx होता है, mx बेस तो आपका यही रहेगा।
अगर आपका यहाँ पे log mx आता है तो मैं इसका पहले आंसर लिख देता हूं आपको। इसका जो आपका आंसर आएगा, देखो यहां पे आपके पास क्या है, log mx है ना, तो अगर आप यहां पर डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो पहले आपका dy डी एक्स, पहले जो डिफरेंशिएशन होगी वो आपकी किसकी होगी, पूरी लॉग टर्म की, mx की डिफरेंशिएशन होगी। फिर उसके बाद क्योंकि अब आपके पास x के साथ कोई और टर्म भी है, अब x की डिफरेंशिएशन भी होनी है, तो यहां पे अब आप नेक्स्ट लिख लो कि डिफरेंशिएशन हमने करनी है किसकी, mx की। ये याद रखना क्योंकि यहां पे आपके पास सिंगल टर्म थी x+4, तो यहां पे आपको सिंगल टर्म नहीं है, यहां पे x के साथ एक वेरिएबल लगा हुआ है। ओके, तो अब देखो रूल के अकॉर्डिंग जो लॉग की डिफरेंशिएशन होती है, लॉग में क्या है कि लॉग के साथ जो भी टर्म होगी उसकी डिफरेंशिएशन तो आपकी 1 में करके आ जाएगी, 1/mx आ गया। ओके, तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे mx की, तो वो डिफरेंशिएशन आपकी क्या आएगी, m। डिफरेंशिएशन जब आप करोगे mx की तो वो क्या बन जाएगी आपके पास, mx। तो यहां पे देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आप यहां पे डिफरेंशिएशन करोगे mx की विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो m तो आपका बाहर निकल जाएगा, फिर आपका यहां पे क्या रह जाएगा, dy dx, तो इज इक्वल टू उसका आंसर क्या आ गया 1 dx में ये और ये टर्म आपकी कैंसिल, तो फिर आप बाकी टर्म क्या बच गया आपके पास, m बच गया। तो जब आप यहाँ पे m लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, m के साथ m कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/x। तो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा भाई अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका e⁻x वाला। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा आपका, e⁻। अच्छा, अब स्टूडेंट जो आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, लास्ट वाला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके पास क्या है, e⁻x वाली आपके पास टर्म है। ओके, तो पहले हम इसको एबनॉशी मेथड से कर लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या, लेट अस सपोज दैट, लेट हमारे पास जो y है, y आपका कितना आएगा e⁻x, इसे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट, वही फॉर्मूला स्टेप आपने पूरे फॉलो करने हैं जी, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट यहां पे देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे डेल्टा वाई को ऐड करना है वाई में, तो वाई में मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे जब आप डेल्टा एक्स को ऐड करोगे तो वो सिर्फ हमने एक्स में ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे पावर e⁻ क्या आ रही है आपके पास, यहाँ पे e की पावर जो आपके पास आ रही है वो आ रही है ex। ओके, तो अब यहाँ पे अगर कोई टर्म यहाँ पे ऐड होगी तो वो सिर्फ पावर में ऐड होगी, ई के बीच में नहीं ऐड होगी। ओके, अच्छा अब देखो, अब आप इस टर्म को यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हो, इस टर्म को देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर डबल आ रही है, तो आप तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, ex डॉट ई डेल्टा एक्स, क्योंकि बेसिस सेम पावर सारा एडिड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म को किसमें से, सेकंड में से, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, we get बच्चों यहां तक क्लियर होगा आपका कि मैंने सिर्फ जस्ट ओनली सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड। ओके, तो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, यहां पे y और y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अब जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा y। अब स्टूडेंट यहां पे देखो
कि यहाँ पे आपके पास ई रेज टू पावर एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लो ई रेज टू पावर एक्स, तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा ई रेज टू पावर डेल्टा एक्स -1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है डिवाइडिंग करना अपने डेल्टा एक्स को। डिवाइडिंग डेल्टा एक्स टू बोथ साइड, वी गेट यहां तक बच्चों क्लियर है? ओके, अच्छा अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, टेकिंग लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू बोथ साइड, तो यहां पे आप लिमिट को ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आपका जो आएगा टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू बोथ साइड, वी गेट, जब मैं यहां पे लिमिट को अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, यहां पे जो क्वेश्चन इस वाले मेथड के बीच में जो फॉर्मूले लग रहे हैं ना, सबसे मेन जो चीज है वो फॉर्मूले हैं। ओके, अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से नहीं आएंगे तो क्वेश्चन जो है वो नहीं निकलेगा। वन थिंग इज टू बी रिमेंबर, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ओके, क्योंकि फॉर्मूले ही मेन बेसिक है यहाँ पे। लिमिट, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो e raised to power x e raised to power डेल्टा x -1। और अब बच्चों मैं यहां पे ना डेल्टा x को जो है ना वो सिंगल यहां पे रख लेता हूं। यहां तक क्लियर है? अच्छा भाई, अब देखो कि जिसके साथ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वाली टर्म है ना, उसके साथ आप लिमिट को रखो, बाकी टर्म को आप बाहर निकाल दो। तो यहां पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अब इसके साथ तो डेल्टा नहीं लगा तो इसको आप बाहर रखो, ई रेज टू पावर एक्स, तो लिमिट अब आपके पास यहां पे आ जाएगी। अच्छा बच्चों, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो स्टूडेंट की क्या है कि अब आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कभी भी आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो हो, h अप्रोचेस टू जीरो, तो अगर हमारे पास e रेज टू पावर h है -1 है और नीचे आपके पास h आ रहा है, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ध्यान से देख लो, मेरे पास लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो आ रहा है, e के ऊपर पावर भी h है, -1 है, तो नीचे भी h आ रहा है। तो देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। तो जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली जो पूरी टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो जब आप लिमिट को अप्लाई करते हो तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1। तो हमारे पास यहां पे एक चीज क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन जो है, जो डिफरेंशिएशन है ई रेज टू पावर एक्स की, उसका आंसर भी ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा। ओके, तो यहां तक देखो स्टूडेंट क्लियर है? ओके, ये था आपका एक्सपोनेंशियल में आपका ई का फंक्शन जो है ई रेज टू पावर एक्स का। तो अगर स्टूडेंट इसी में ही अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ई रेज टू पावर ए एक्स, मान लो यहाँ पे जो एक्स है वो सिंगल टर्म नहीं है, उसके साथ कोई वेरिएबल आ रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो मैं इसके साथ उसका दूसरा जो एबनॉशियो मेथड के साथ जो है वो भी निकाल देता हूं। इस बार बच्चों क्या आ रहा है आपका, इस बार आपका जो ई रेज टू पावर है ना वो आपके पास है ए एक्स। अब हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स। अब यहाँ पे जो आपका एक्स है वो सिंगल नहीं है, उसके साथ क्या है, वेरिएबल लगा हुआ है। तो देखते हैं उसका कंक्लूजन क्या निकलता है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट, तो आपकी ये टर्म तो वैसी ही आएगी ई रेज टू पावर ए। इस बार अब जो टर्म डेल्टा एक्स इसमें ऐड होगा वो सिर्फ किस में होगा, एक्स में होगा, तो ए तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा तो यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे बेस सेम है और पावर यहाँ पे दो आ रही है इकट्ठी, तो अलग अलग कर लो आप इसको। यहाँ पे ई रेज टू पावर एक तो आएगा ए एक्स डॉट ई रेज टू पावर ए डेल्टा एक्स। यहाँ पे समझ आ रही है आपके पास? ओके, तो ये बन गई हमारे पास सेकंड टर्म। तो नेक्स्ट आपका स्टेप कौन सा है? सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, we get यहां पे बच्चों y के साथ y टर्म कट जाएगी, तो यहां पे अब देखो यहाँ पे e रेज टू पावर x इस टर्म में भी है और यहाँ पे भी है, तो ये e रेज टू पावर x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपका। तो आपके पास जो टर्म आ रही है वो आ रही है डेल्टा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ax, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास आएगा a डेल्टा x और माइनस 1। क्या था, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, डिवाइडिंग डेल्टा x टू बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका टेकिंग लिमिट। We get limit delta x approaches to 0, यहां तक क्लियर है बच्चों? मैंने जस्ट ओनली टेकिंग लिमिट ली है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड में। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म जो है वो तो आपके पास बिल्कुल वैसी की वैसी है, सेम टर्म है। अच्छा, अब आप एक चीज नोट कर रहे होगे कि देखो यहां पे आपके पास डेल्टा एक्स के साथ क्या है, ए है। ओके, तो अगर कहीं पे किसी तरह से यहां पे मेरे पास ए आ जाए तो फिर आपके पास ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब मैं यहां पे डायरेक्ट ए तो लिख नहीं सकता, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ना ए को मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं और यहां पे ऊपर ए भी लिख देता हूं। क्या होगा, अगर मैं यहां से ए और ए कैंसिल कर दूंगा फिर आपके पास वही टर्म आ जाएगी। क्लियर? मेरा यहां पे ए लगाने का मकसद बस यही है कि मेरे पास ये वाली जो पूरी टर्म होगी ना, ये वाली पूरी टर्म जो है उसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहां पे कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन h जो है उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है।
तो जो पावर हो ई के ऊपर जो पावर होती है वही अगर बेस में आ जाए तो फिर पूरी टर्म जो है आपकी क्या क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो अब आप इसको सिर्फ सिंपली अप्लाई करो, लिमिट अरेंज कर लेते हैं पहले हम टर्म को, फिर हम लिमिट को अप्लाई कर लेंगे। आप देखो जिस टर्म के साथ डेल्टा एक्स नहीं लगा उसको आप बाहर निकाल लो, तो यहां पे ए ई रेज टू पावर एक्स जो है ना, इसके साथ डेल्टा एक्स नहीं लगा है, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन ए डेल्टा एक्स। अब स्टूडेंट अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, देखो यहां पे आपके पास डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है। भाई अगर मैं यहाँ पे ए भी लगा दूंगा, अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूं या रहने दूं, फिर भी ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, अप्रोच हो जाएगी, किसको, 0 को अप्रोच कर रही है। तो इट मींस दैट कि यहाँ पे ए आप चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नो डिफरेंस इज देयर, बट जो आपका होल होल पूरी की पूरी टर्म होगी दैट्स बिकम टू बी इक्वल टू 1। ओके, जो इसका पूरा आंसर आएगा वो आपका क्या देगा, 1 हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो अब हमारे पास जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे, अप्लाई लिमिट टू बोथ साइड, वी गेट, यहां पे ये पूरी टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, डी बाई डी एक्स ए ई रेज टू पावर ए एक्स। तो यहां से अब आपको क्लियर हो गया है कि आपके जो डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल में आएगा आपके पास, इजिकल टू ए ई रेज टू पावर ए एक्स। ओके, अगर कभी मैं इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखूं कि मतलब ये आंसर जो बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, तो फिर हमें पूरा जो है ना वो पूरा कंक्लूड हो जाएगा कि अगर इस टाइप के कभी क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो कैसे करके इसका आंसर निकाला जाएगा। देखो बच्चों, अगर कभी मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करूं, लेट अस सपोज दैट कि मैं इसको ना, वी हैव टू सॉल्व इट इन डायरेक्ट फॉर्म। देखो डायरेक्ट फॉर्म में क्या होगा, देखो यहां पे मेरे पास ये टर्म है जी, तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो अब देखो मुझे आंसर यही टर्म लानी है, आंसर मेरा यही आएगा। अब देखो करना कैसे है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे पहले बार में डिफरेंशिएशन करूं किसकी, ई की, ओके, नेक्स्ट टाइम मैं डिफरेंशिएशन करूं किसकी, ए एक्स की, यहां तक क्लियर। देखो हमने डिफरेंशिएशन जब हम x के साथ तो कर रहे हैं, तो फिर अब देखो कि x जो है किन किन टर्मों के साथ लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम तो x जो है ना वो पूरी टर्म के साथ लगा हुआ है ना, ई रेज टू पावर एक्स के साथ। एक तो हमारे पास ये भी टर्म बन गई, दूसरी टर्म अगर मैं इंडिविजुअल टर्म देखूंगा तो फिर वो मेरे पास सिंगल टर्म कौन सी होगी, ए एक्स बन जाएगी जिसके साथ x लगा हुआ है। तो मैंने डिफरेंशिएशन ऐसे की है। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, जो भी ई की जब भी डिफरेंशिएशन होती है तो आपका आंसर तो वही रहेगा, चाहे उसके साथ जो मर्जी कुछ लगा हो, आपका ई जो है ना, ई की डिफरेंशिएशन ई में ही रहेगी। तो अगर आप कभी ई रेज टू पावर ए एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपकी ई रेज टू पावर ए एक्स ही रहेगी, एज इट इज सेम ही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कंक्लूजन में आंसर आ चुका है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स का। ओके, अच्छा अब देखो, अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं ए एक्स की, तो यहां पे अब मेरे पास ए बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी, तो ये कट के आपका क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसका आंसर देखते हो तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कितना आ जाएगा, ए ई रेज टू पावर ए एक्स। देखो हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर देखो सही है या नहीं है, दोनों मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अगर आपके पास x के साथ कोई और वेरिएबल भी आ जाएगा तो फिर उसकी उस टर्म की आपने इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करनी है, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको 4 फंक्शन बताए थे कि इट इज ऑफ 4 टाइप्स। पहला मैंने आपको बताया था कि पावर फंक्शन होता है, उसकी मैंने आपको डिफरेंशिएशन कर दी। सेकंड मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसकी साइन कॉस टैन वाली सारी डिफरेंशिएशन करवाई मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, तो लॉग की डिफरेंशिएशन भी आपको कराई। फोर्थ एंड लास्ट वन इज दैट इज ई रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, तो उसकी डिफरेंशिएशन थी, उसकी आपने सिंगल की भी कर दी, साथ में वेरिएबल की भी कर दी है। ओके, अब जो डिफरेंशिएशन
अगर मान लो लेट अस सपोज दैट कि डिफरेंशिएशन जो है वो इस टर्म में नहीं आ रही है, तो डिफरेंशिएशन एक सिंगल नंबर में आ रही है। तो सिंगल नंबर इन द सेंस हो सकता है कि दो टर्म में हो, तो दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई हो सकता है कि दो टर्मों के बीच में डिवाइड हो। तो डिफरेंशिएशन आपने कैसे करनी है, तो पहले हम उसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, ओके, फिर उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल को करेंगे। अच्छा, अब बच्चों देखो कि डिफरेंशिएशन जो है ना, जरूरी नहीं है कि आपके ये चार फंक्शनों के बीच में आएगी। डिफरेंशिएशन आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकती है। अगर अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर आपकी दो टर्में जो हैं, जो आपका फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका y जो है ना इज इक्वल टू u इंटू वी। u इंटू वी इन द सेंस मान लो कि u वाली फंक्शन, u भी एक फंक्शन है जिसमें x है, और v का मीनिंग है कि आपके पास v वाला भी एक फंक्शन है। मैं इसके आगे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब पहले ये देखो कि अगर आपके पास इकट्ठे दो फंक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन के बीच में उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी। तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो ये फॉर्मूला है, ये समझो बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट यहां पे देखना, ये वाला आपका फर्स्ट फंक्शन, ये वाला आपका सेकंड फंक्शन। ध्यान से देखना, जैसे मैं रेपिटेशन करूंगा आपने वैसे करनी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जैसे है वैसे लिखो, डिफरेंशिएशन आपने करनी है सेकंड फंक्शन, क्लियर। उसके बाद फॉर्मूले का प्लस, ओके, फिर सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये याद रहेगा। ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है कि पहले फंक्शन को एज इट इज सेम रखना है, फिर डिफरेंशिएशन हमने किसकी करनी है, सेकंड फंक्शन की। उसके बाद सेकंड फंक्शन को हमने सेम रखना है, फिर डिफरेंशिएशन हमने करनी है किसकी, फर्स्ट फंक्शन की। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट कि आपका अगर आपका फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में आता है। तो मैं यहां पे पहले एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, अगर मेरे पास एग्जांपल में मान लो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, एक टर्म मेरे पास कौन सी आ गई, 3x प्लस 1। दूसरी मेरे पास टर्म आती है यहां पे, लेट अस सपोज कि 2x प्लस 4। ये देखो यहां पे मेरे पास दो फंक्शन है। अब देखो यहां पे हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमारे पास यहां पे फंक्शन ही दो है। एक मेरे पास फंक्शन आ गया ये वाला, इसको रखो फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला, इसको रखो आप सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो ये आपका u बन गया, क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो ये भी, ओके। तो यहां पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। तो यहां पे देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेम रखना है, तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको आपने सेम ही रखना है, 3x प्लस 1 फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन करनी है आपने किसकी, सेकंड फंक्शन की, v वाला। तो v वाला फंक्शन आपका कौन सा है, ये वाला है। तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी, 2x प्लस 4 की। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो दो टर्मों के बीच में क्या था, आपका मल्टीप्लाई था, तो फॉर्मूले में आपका प्लस आ रहा है यहाँ पे, ये देखो मैंने प्लस लगा दिया। आगे सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख दो। उसके बाद डिफरेंशिएशन आपने करनी है किसकी, फर्स्ट फंक्शन की। तो 3x प्लस 1, ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो प्लस 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 है, 4 आपकी क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 की डिफरेंशिएशन तो आपकी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 2x को देखोगे तो 2 आपका बाहर आ गया, dx अपन dx क्या हो गया, कट जाएगा तो 1 आ गया। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले का प्लस आ गया, एज इट इज 2x प्लस 4। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 0 आएगी। 3x की डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 3 आ गया। अब आपने सिंपल इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 टू जा 6x प्लस 2 प्लस 3 टू जा 6x
प्लस 4 3 जा 12। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6x प्लस 6x 12x प्लस 12 प्लस 2 कितना होता है आपका 14। तो आपका जो आंसर आया है डी बाय अपान डी एक्स जो है वो कितना आएगा 12x प्लस 14। ये आपका आएगा डिफ्रेंसिएशन। कि मतलब अगर आपके पास कभी भी कोई टर्म जो है वो मल्टीप्लाई में है तो आपने उस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। असाइनमेंट के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को जो है अगर आपके पास कोई टर्म जो है लेट अस सपोज दैट कि एक मैं न्यूमेरिकल और करवाता हूँ कि क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स में भी आ सकती है कि अगर अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि सेकंड अगर कभी भी आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है कि जो मान लो कि जिसकी पावर आ रही है अलग से फंक्शन आ रहा है तो उसको किस तरह से करना है आपने। ये देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका y कितना आ रहा है x माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे सिंगल टर्म नहीं है x माइनस वन का होल स्क्वायर है जहां आप ऐसे सिंपल कर लो जी x माइनस फोर का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है 4x माइनस वन। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक फंक्शन की जो पावर है ना एक फंक्शन की पावर आ रही है दूसरा फंक्शन जो है वो सिंगल है लेकिन हमने क्वेश्चन जो है वो एज इट इज फार्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है। हमारे पास पहले वाला फंक्शन क्या है u है, सेकंड वाला फंक्शन क्या है b फंक्शन है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जैसा है वैसे ही रहने दो। डिफरेंशिएशन हमने करनी है किसकी सेकंड फंक्शन की। तो सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या है 4x माइनस वन है प्लस सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा ही रहने दो। डिफरेंशिएशन करनी है हमने किसकी फर्स्ट फंक्शन की। तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। मैंने जस्ट ओनली फॉर्मूला लिखा है ये बोला फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, अच्छा जी। अब देखो यहाँ पे x माइनस फोर। अब डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस वन है तो माइनस वन क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी आपकी जीरो आएगी। तो यहाँ पे जस्ट ओनली 4x की डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब प्लस 4x माइनस वन है ये एज इट इज रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है ये चीज को कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन जो है ना वो यहाँ पे पावर आ रही है तो पावर की पहले डिफरेंशिएशन होगी। ओके, तो अगर कभी आपने देखा होगा कि मैंने पिछला जो क्वेश्चन है उसमें करवाया था कि जब भी आपके पास x की कोई पावर होती थी तो वो पावर पहले आगे आती थी 7x उस पावर में से माइनस वन होता था। ओके, यही टर्म थी ना। तो अब यहाँ पे पावर है तो पावर आपकी टर्म जो है वो क्या आएगी आगे आ जाएगी। तो जो आपके पास यहाँ पे पावर है उसमें से माइनस वन हो जाएगा बस। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी पावर की डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगी आपकी क्योंकि पावर जो है वो माइनस वन में जाएगी और पावर का आंसर भी आगे आता है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप एक्सपेंड कर दो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8x। तो इस पूरी टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 4 के साथ। यहां तक क्लियर। उसके बाद देखो 4 माइनस वन तो यहाँ पे x माइनस फोर तो 2 माइनस वन क्या होता है 1। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है x माइनस फोर। तो यहाँ तक क्लियर। अच्छा भाई अब इसके बाद इस 4 को मल्टीप्लाई करो 4x का स्क्वायर 24 पहले आप 2 को बाहर रहने दो इसको इनको मल्टीप्लाई कर लो 4x को करो मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना बन गया आपके पास 4x का स्क्वायर। तो 4x को किया यहाँ पे 16x। उसके बाद माइनस x माइनस माइनस प्लस 4। यहाँ तक क्लियर। ओके,
देख लो 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का स्क्वायर आ गया, 4x को किया तो 4 4 जा 16, 16x और यहाँ पे -x और माइनस माइनस प्लस 4। ओके, ज़्यादा क्लियर? अच्छा अब देखो यहाँ पे कंक्लूड करो अब आप टर्म को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 4x है, अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 2 जा 8, x का स्क्वायर तो कितना बन गया आपके पास, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है तो कितना बन गया 12x का स्क्वायर, ये वाली टर्म होगी। ओके, अच्छा उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पे जो टर्म आ रही है, एक टर्म है आपके पास 32 वाली, ठीक। तो 16 इंटू 2 32, पहले आप ना इसको एक्सपेंड कर लो, प्लस 64 2 के साथ किया तो माइनस 2x और 4 टू जा 8। क्लियर? अच्छा अब बच्चों अब आप एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे 34 32 और 32 कितने बन गए आपके पास 64 और यहाँ पे 2x, एक टर्म ये वाली है एक टर्म ये, कितना बन गया आपका 64 और 2 कितना बन गया आपका 66। तो आपका आंसर आया 12x स्क्वायर माइनस 66x और यहाँ पे 64 है और प्लस करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 72। तो आपके पास जो डिफरेंशिएशन आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे, ये चीज क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट ये था कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो कभी भी मल्टीप्लाई में आता है तो उसको आपने किस तरह से करना है, इस चीज को पहले नंबर पे ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उसका आपने सिर्फ जस्ट ओनली फॉर्मूले को यूज करना है। ओके, तो अब अगर आपका फंक्शन डिवाइड में आता है तो उसको किस तरह से करना है, पहले आप उसका फॉर्मूला समझो, फॉर्मूले के बाद फिर हम करेंगे उसकी न्यूमेरिकल्स। अच्छा अब बच्चों देखो कि अगर कभी भी आपके डिफरेंशिएशन के बीच में ना डिवीजन वाली टर्म आती है, मतलब कि आपका जो फंक्शन है ना वो क्या है डिवीजन में है, मींस u अपॉन v की फॉर्म में है। अगर आपका फंक्शन जो है y इज इक्वल टू यू अपॉन v की फॉर्म में आ रहा है तो उसको आपने किस तरह से करना है, क्योंकि वो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये वाला आपका क्या है सेकंड फंक्शन है। तो फॉर्मूला देखो कैसे लगेगा आपका यहाँ पे, differentiations with respect to x we get। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आपके पास सेकंड फंक्शन फर्स्ट होगा आपका, यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ध्यान में रखना यहाँ पे फॉर्मूला चेंज है यहाँ पे। ओके, तो क्या आ रहा है यहाँ पे सेकंड फंक्शन को आपने पहले रखना है, डिफरेंशिएशन आपने करनी है फर्स्ट फंक्शन की, माइनस फॉर्मूले का माइनस, मल्टीप्लाई में फॉर्मूले का मल्टीप्लाई के केस में फॉर्मूले में प्लस आ रहा था, यहाँ पे फॉर्मूले में आपका क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन जो भी होगा आपने उसको अपान में उसका स्क्वायर कर देना। ओके, क्लियर है? अच्छा अब देखो मैं पहले इसका न्यूमेरिकल लेता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल से ही आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। सॉरी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं कि y इज इक्वल टू कोई भी एक टर्म ले लूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ 2x प्लस 6, एक मेरे पास टर्म ये आ गई, देखो इसमें भी आपका क्या आ रहा है, इसमें भी आपका x आ रहा है, एक फंक्शन आपका ये बन गया 2x प्लस 6 और दूसरा फंक्शन जो है वो आपका क्या बन जाएगा 4x माइनस 3,
ये बन गया आपका सेकंड फंक्शन। अब देखो फर्स्ट वाले फंक्शन में भी x आ रहा है, सेकंड वाले फंक्शन में भी x आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि बोथ द फंक्शंस आर डिवाइड। ओके, दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर आप इसको कभी u समझो, इस वाले फंक्शन को आप b समझो, मतलब ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन जब आप करोगे इसकी तो कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो dy by dx second function, differentiation of first function minus second function, सॉरी फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन होगी किसकी, ठीक। और मैंने आपको बोला था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी आपका सेकंड फंक्शन होगा उसका क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे 4x है, 4x माइनस 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। अच्छा भाई, अब उसके बाद अब हम करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन। तो dy by dx इज इक्वल टू, देखो अब जो टर्म बाहर है ना उसको एज इट इज वैसे ही रहने दो, 4x माइनस 3। अब देखो स्टूडेंट 6 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी आपकी, 0। तो इट मीन्स दैट कि 2x की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा आपका। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो आपने कोशिश करो शॉर्ट में करो आप जितना हो सकता है, क्योंकि अब आपको फार्मूला जो है वो पक्के होने चाहिए। अब तो आपने स्पीड में फार्मूला यूज करना है। 2x प्लस 6 4x की डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आ गया। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या आएगा, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर है आपका, ओके। dy by dx, यहां पे 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे माइनस है, तो अगर मैं 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा कितना होगा आपका 8, माइनस का तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 इंटू 4 कितना होगा आपका 24। यहां तक क्लियर। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपके पास 8x प्लस का है, एक माइनस का है, तो कैंसिल हो गया आपका। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास माइनस का 6 है और यहाँ पे माइनस का 24 है, तो कितना बन गया आपका माइनस का 30। अब स्टूडेंट अब आपकी अपनी अपनी चॉइस है कि आप लोग 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, या आप एज इट इज वैसे ही रख दो। 4x माइनस 3 को अगर आप ऐसे रखोगे तो भी आपका आंसर रहेगा, अगर आप इसको एक्सपेंड कर देते हो तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 4x का स्क्वायर किया तो प्लस 9, 4 3 12 इंटू 2, तो ये आपका आ गया आंसर। डी बाय डी एक्स जो है वो कितना आएगा -30 16x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24x। ओके, तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गई डिफरेंशिएशन का आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है आपका। आज आपके सारे फंक्शन खत्म हो गए हैं, डिवाइड वाला सारा फंक्शन जो है वो खत्म हो गया है। कल हम सिर्फ जस्ट ओनली सारे डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी आज हमने किए हैं फंक्शन, उनके रिजल्ट्स जो है जितने भी हैं उनको मिला के हम इकट्ठे कल हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके ओके, क्लियर है स्टूडेंट। ओके, थैंक्स फॉर दिस।